अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अपने पिछले तमाम लेक्चर सुन लिए होंगे। ठीक है, आज हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे प्लानिंग के बारे में। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसको गौर से सुनिए और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए। दोस्तों, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हैव यू एवर हर्ड द सेइंग दोज हु फेल टू प्लान टू फेल? क्या आपने ये चीज़ कभी सुनी है? इसको ज़रा गौर करें। अगर आपकी प्लानिंग ही बेकार हो तो आप बिल्कुल फेल हो जाते हैं किसी भी चीज़ को प्लान करने में। ठीक है, आप खुद ही अपनी फेलियर को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है। ठीक है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के बारे में हम लोग इंशाल्लाह आज बात करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आपकी बुनियाद ठीक नहीं होगी, अगर आपकी प्लानिंग ठीक नहीं होगी तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी गोल को हासिल नहीं कर सकते। इसी चीज़ के बारे में हम लोग इंशाल्लाह आज बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर फिर आपको मैं बताता चलूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आपको वीडियोस को ढूंढने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। इस चीज़ को हल करने के लिए अगर आप लैपटॉप पे यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो आपने हमारे अकेडमी का नाम लिखना है, अमर अकेडमी। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जब आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाए, आपने होम पे नहीं जाना, जितनी वीडियोज़ आपको नज़र आ रही हैं आपने सीधा जाना है प्लेलिस्ट के ऊपर। प्लेलिस्ट जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, जहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट मिलेंगी। ठीक है, इंग्लिश एसे का, पॉलिटिकल साइंस का, पास्ट पेपर्स का, इस्लामिक स्टडीज़ का, मुख्तलिफ हमने बनाए हुए। ठीक है, आपने कोई भी अपना डिज़ायर्ड सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके अंदर जितनी वीडियोज़ होंगी वीडियो बाई वीडियो आपके सामने प्ले होना शुरू हो जाएगी। अगर आप मोबाइल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल का ये तरीका है कि आपने मोबाइल पर अमर अकेडमी को खोलना है, वहाँ पर भी आपने सीधा प्ले लिस्ट को ओपन करना है और अपना डिज़ायर सब्जेक्ट ओपन कर लेना है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब देखते हैं व्हाट इज़ प्लानिंग। अच्छा जी, प्लानिंग इज़ द प्रोसेस बाई विच मैनेजर्स इस्टेब्लिश गोल्स एंड डिफाइन द मेथड्स बाई विच दीज गोल्स आर टू बी अटेंड। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी टू अचीव डिज़ायर रिजल्ट्स। ठीक है, कोई भी मैनेजर है, उसने कोई काम करना है, उस काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमने चाहिए, कौन से गोल्स हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैसे किस तरीके से हमने इसको अचीव करना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर ओरली की जा रही हैं, अगर इसके ड्राइंग्स बनाए जा रहे हैं और उसकी कोई ना कोई स्केच बनाया जा रहा है, तो इट इज़ दी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, now levels of planning is done at different level, therefore its size and magnitude is different। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपनी स्टडी की प्लानिंग कर रहे हैं, आप CSS के या PMS के एग्ज़ाम की प्लानिंग कर रहे हैं। देयर आर वेरियस डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, मुख्तलिफ प्लानिंग की मुख्तलिफ लेवल्स की प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड और साइज़ डिफरेंट वेरी कर सकता है। नाउ फॉलोइंग आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लान। नेशनल लेवल इज़ मेड एट द कंट्री लेवल। ठीक है, आपको पता है नेशनल लेवल के ऊपर, अच्छा आपने सुना होगा NAP स्टैंड फॉर व्हाट। ठीक है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है नैप क्या चीज़ है। नेशनल सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, NAP क्या चीज़ है, स्टैंड्स फॉर व्हाट। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टेररिज्म के हवाले से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बारे में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नैप क्या है। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा आप लेक्चर्स गौर से सुन रहे हैं। और याद रखें, नैप का जो वर्ड है ना, इसको अपने जहन में रखना और हर पेपर में इसको अंदर लिखना है। जहाँ पर भी टेररिज्म की बात आएगी आपने नैप को ज़रूर डिस्कस करना है, आपने मुझे बताना है कि ये है क्या चीज़। अच्छा जी, तो अगर नेशनल लेवल के ऊपर बात की जा रही है तो ये कंट्री नेशनल लेवल जो है प्लानिंग का वो कंट्री लेवल पर होता है। प्रोविंशियल लेवल इज मेड द प्रोविंशियल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज मेड द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, डिपार्टमेंट लेवल इज मेड डिपार्टमेंटल लेवल, यूनिट लेवल इज मेड एट यूनिट लेवल। पर्सनल लेवल प्लान कुड बी प्रोफेशनल प्लान और प्राइवेट प्लान। अगर आप अपना स्टडी की बात करें तो दैट इज़ अ पर्सनल लेवल प्लान। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब प्लानिंग की या प्लान्स की कितनी टाइप्स हैं। प्लान्स और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस एंड दीज आर वेरीड अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम। जिस टाइम फ्रेम में आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके मुताबिक प्लानिंग की ड्यूरेशन वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो वेरी कर सकती हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्लान। आप याद रखें, अगर आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ बुक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप डिफरेंट बुक्स जो हैं वो रिलेट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये याद रखें कि जो चीज़ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो मन वन बिल्कुल उसी तरह हो। जितने भी राइटर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने एक नज़रिए से चीज़ों को प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, और वो डिस्क्राइब या प्रेजेंट करते हैं।
आपका असल काम ये नहीं है कि आपने रट्टे मारने हैं, ठीक है। अगर आप CSS या PMS के कम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल हो रहे हैं तो देखें दोस्तों, आपको कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट डाउन अ ब्रीफ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ प्लान्स, व्हाट इज़ प्लानिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आने वाला। आपके पास एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एनालिटिकल क्वेश्चन के लिए आपको किसी भी टॉपिक की एनालिसिस करनी है, आपको उसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। मेरा मकसद ये होता है कि आपको मैं चीज़ें रट्टा ना लगवाऊँ, उसका सिर्फ आपको आइडिया दूँ, एक हिंट दूँ कि वो चीज़ क्या है, सही है। जब आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा ना, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, तो आप किसी भी बुक से पढ़ें, कोई भी क्वेश्चन उठाएं, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे इंशाल्लाह हर किस्म का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के आप काबिल होंगे। मेरा यही मकसद है कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करूँ, ठीक है दोस्तों। तो टाइप्स ऑफ प्लान जो हैं वो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने बुक से पढ़ा, ठीक, और मुझे जितनी समझ आई थी, सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। दे आर ऑपरेशनल, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटिजिक। ये 3 किस्म की प्लानिंग है, ठीक है, और ये मुख्तलिफ बुक्स में आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन मेन जो 3 टाइप्स हैं वो यही हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग एंड स्ट्रेटिजिक प्लानिंग। अब वो इसको ना बारी बारी पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटिजिक प्लान्स की। स्ट्रेटिजिक प्लान्स कौन से होते हैं? Strategic plans are designed with the entire organization in mind and begin with an organization's mission, ठीक है। यहाँ पर वर्ड आया था, क्या था? एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्लान बनाया जाता है, दैट इज़ नॉन एज स्ट्रेटेजिक प्लान। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है, आप घर के अंदर मुख्तलिफ आपके फ़र्द रहते हैं और आपके जो घर के सरबराह है वो आपके लिए प्लानिंग करता है कि सुबह भाई सारों ने इस टाइम उठना है, इस टाइम हमने खाना खाना है, इस टाइम नमाज़ें पढ़नी है और इस टाइम स्टडी करनी है। तो तमाम घर वालों के लिए एक ही बंदा प्लानिंग बना रहा है, दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक प्लान। एंड हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ मेकिंग द प्लान? ही इज़ द मैनेजर, राइट। तो ये हुआ स्ट्रेटेजिक प्लान्स। Top level managers such as CEOs or president will design and execute strategic plans to paint a picture of the desired future and long term goals of the organization, ठीक है। यही बात आपको मैं बता रहा हूँ। Essentially a strategic plan look ahead to where the organization wants to be in 3, 5, even 10 years. Strategic plans provided by top level managers serve as a framework for low level planning. आपको समझ आ गई होगी कि लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग बनाई जाती है वो होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और याद रखें, अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ख़राब होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बाकी काम होंगे वो ख़राब होंगे, बिकॉज दिस इज़ दी फंडामेंटल लेवल ऑफ प्लानिंग एंड दैट इज़ वाई द CEOs आर द एक्सपर्ट मैनेजर्स। यहाँ पर जो बंदा प्लानिंग करेगा ही मस्ट हैव टू बी एक्सपर्ट, ही मस्ट हैव टू बी एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, ठीक है। उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तभी वो इस तरह की प्लानिंग बना सकता है, क्योंकि आने वाले जितने भी प्लान्स के टाइप्स हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म आपने ये देखना है कि जो प्लान या ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर रहा है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद कंपनी किस जगह पर पहुंची होगी, ठीक है। तो वो जो प्लानिंग होगी वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहलाएगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग occurs after a business team or individual has created a strategic plan that outlines general goals and objectives. A tactical plan describes the step and actions that must be taken to achieve the goal from a strategic plan. देखिए यहाँ पर आकर आपका जो प्लान है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। हर डिपार्टमेंट को या हर बंदे को मैनेजर ने एक टास्क दे दिया, ठीक है, और डिवीजन कर दी कि जो मैंने स्केच बनाया था मैनेजर ने, ठीक है, वो क्या है अभी आपने इम्प्लीमेंट करना है। थोड़ा सा हम लो लेवल पर आ गए। फॉर एग्जांपल, इफ यू डिसाइड वन टू द बेस्ट वेज टू रीच योर टारगेट कंज्यूमर इज टीवी एडवर्टाइजिंग, देन द टेक्निकल प्लान नीड्स टू केयरफुली स्पेल आउट द स्पेसिफिक्स ऑफ द टीवी कैंपेन। देखिए, एक कंपनी है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने एक कैंपेन चलानी है टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब टीवी एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने क्या करना है, वो ये सोचेंगे कि यार हम कौन से स्पेसिफिकेशंस टीवी की दें जिससे हमारी कैंपेन बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। तो ये हो गया क्या, टैक्टिकल प्लानिंग, ठीक है। आपने टारगेट करना अपने कंज्यूमर को टीवी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, आप टैक्टिकल प्लान बनाएंगे, केयरफुली स्पेल आउट द स्पेसिफिक्स ऑफ द टीवी कैंपेन, ठीक है। समझ आ रही है ना? सही है। अब ऑपरेशनल प्लान, ठीक है। एन ऑपरेशनल प्लान इज हाईली डिटेल्ड प्लान दैट प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ अ टीम, सेक्शन और डिपार्टमेंट विल कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। The operational plan maps out the day-to-day task required to run a business and cover. जैसे आपको मैंने बताया कि टैक्टिकल प्लान थोड़ा सा दरमियानी लेवल का हो गया। ऑपरेशनल प्लान, अब यहाँ पर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन मतलब एग्जीक्यूट होगा, हर बंदे को, हर डिपार्टमेंट को, हर सेक्शन को, ठीक है, एक टास्क दिया जाएगा, डे टू डे टास्क दिया जाएगा और उन्हें अपना बिजनेस प्लान जो है वो चलाना है। आपको मैंने क्या कहा था, स्ट्रेटेजिक प्लान जो होगा वो 10 साल, 2 साल, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ऑपरेशनल प्लान शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है।
यहाँ तक आपको समझ आ गई है, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लानिंग प्रोसेस पे। ठीक है, प्लानिंग किस तरह की जानी चाहिए, कौन से उसके प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करते हुए प्लानिंग की जानी चाहिए। सो देयर आर एक्चुअली 8 steps in planning process. These are recognizing the need of planning, determining the objectives, forecasting the future, determining alternatives, evaluating alternatives, selecting a course, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें। ठीक, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर प्लानिंग। भाई आप प्लान बना क्यों रहे हैं? This precedes planning and starts with the intention of either solving problems or to attain some objectives. आपने किसी एक ख़ास किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या नहीं, आपने किसी ख़ास मकसद को अचीव करना है। अब ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ठीक है, इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले प्लानिंग की नीड बयान करनी है कि हम लोग प्लानिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्या ज़रूरत है प्लानिंग की। Organizations have need for planning to use scarce resources efficiently. Scarce का मतलब होता है कम। ठीक है, it make best use of opportunities and prepare for threats. आपको पता है ना, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और एक अच्छा मैनेजर क्या काम करता है? लेस रिसोर्सेज मोर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो वो यही काम बता रहे हैं। This is because plans are considered as future course of action. The organization have to look ahead to solve their problems. अब देखें दो बातें, या आपने सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को या अटेन सम ऑब्जेक्टिव्स। इन दो, ये आपके क्या है? ये आपके नीड्स है ना। या तो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या आपने कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, या दो नीड्स आपके हो गए, इसी के लिए प्लानिंग करेंगे। दैट इज़ वाई यू रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर प्लानिंग। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये सोचें कि आपने इस प्लान की ज़रूरत क्या है, इसकी क्या नीड्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, डिटर्मिनिंग ऑब्जेक्टिव्स। भाई आपको समझ आ गई है कि मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ या मैंने किसी खास मकसद के लिए बनाया है, तो अब वो मकासद क्या है? दैट आर द ऑब्जेक्टिव्स। Objectives specify executed results and indicate the end point of what is to be done by the organization and by its employees. End points समझ आई? पिछले लेक्चर में हमने एंड पॉइंट्स की बात की थी ना, तो वही एंड पॉइंट्स है। किन एंड पॉइंट्स को आपने अचीव करना है? देखें एग्जांपल, टू इंक्रीज लिटरेसी बाय 5% फ्रॉम द लास्ट ईयर। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो ये चाहते हैं, गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हमने लिटरेसी रेस को पिछले साल के मुकाबले में 5% इंक्रीज़ करना है। अब ये प्लानिंग है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, या टू ओपन स्कूल्स इन 5 विलेजेस ऑफ द प्रोविंस, या आप सूबे के अंदर 5 स्कूल जो हैं वो खोलने हैं गाँव के अंदर। या टू इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय 2%, एक इकोनॉमिक है, हम माशी बात करते हैं। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मैंने 2% प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है। ऑल अबव विद एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक हो गया जी। अब थर्ड स्टेप आता है, फोरकास्टिंग द फ्यूचर। Forecasting is based on certain assumptions about the future in which the plan is to be carried out. For example, government publishes documents like Economic Survey, State Bank of Pakistan report, Bureau of Statistics census used by social scientists to forecast economic and social trends in the country. देखिए एग्जांपल आपको मैं दूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जी गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की प्राइस है और यहाँ पर जनाब है आपका ईयर। सही है। अब मैं कहता हूँ कि इस साल गोल्ड की ये कीमत थी, इस साल गोल्ड की ये कीमत थी, इस साल, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, आपको मैं और आसान कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि गोल्ड की ये इस तरह की कीमत जो है ना वो आई और फिर इधर से बढ़ गई और ये जा रही है ऐसे। ठीक है, अब इस साल, इस साल, फिर इस साल, फिर इस साल, फिर इस साल, और ये आपको मैं दे रहा हूँ गोल्ड की प्राइसेस। अब ये फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जी 2014 था, ये 2015 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है। ठीक है, ये 19 है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे बताएं 2025 में अगर यही ट्रेंड रहा तो गोल्ड की कीमत बढ़ेगी या कम होगी? यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, शुरू से आप अंदाज़ा लगा लें, तो आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि यार कभी कम तो हुई नहीं है, बराबर हो सकती है। एक साल बराबर रही है लेकिन उसके बाद मुसलसल बढ़ रही है। अगर यही ट्रेंड रहा तो 2025 में गोल्ड की कीमत राइज करेगी। दैट इज़ व्हाट फोरकास्टिंग इन द फ्यूचर मीन्स। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन साइंटिस्ट लेती है, सोशल साइंटिस्ट, ठीक है, या इकोनॉमिक MBA BBA वगैरह के लोग जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, इसीलिए आप डिग्रीज करते हैं ताकि फोरकास्ट कर सकें कि अगले आने वाले सालों में कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव करेगी और हमारी पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से गोल अचीव करें। यहाँ पर एक बात आई थी इकोनॉमिक सर्वे। दोस्तों आपने एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, अगर आप CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये जो मैंने चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है,
ESP, द इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ये एक रिपोर्ट होती है, आप अभी गूगल करें, यहाँ पर लिखें इकनॉमिक्स ESP रिपोर्ट या इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट, ठीक है, 2020 या 2021 या 2019 जो भी। अगर आपने ना इसको समझ लिया, आप यकीन करें 50% CSS आपका हो गया। आपको मैं बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, लेकिन बशर्त ये कि आप इसको कर लें, ठीक है। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में आपको तमाम के तमाम करंट अफेयर, तमाम के तमाम पाक अफेयर, इंडस्ट्री का कितना लोन है, आपके मुल्क के क्या बजट है। सबसे पहली मुसीबत जो होती है ना, लोग ये सोच रहे होते हैं यार मैं डेटा कहाँ से लूँ। तो भाई आपने डेटा कहाँ से लेना है, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान लिख लें अपने पास, ठीक है। आपके बड़े काम की बात बताइए, ठीक है। लेक्चर के दरमियान में इसलिए बताइए ताकि आप लेक्चर को सुने तो आपको फ़ायदा हो, जो लेक्चर सुनते ही नहीं उन्हें क्या फ़ायदा हो। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आपने डाउनलोड कर लेनी है और इसको गो थ्रू कर लेना है, आपको तमाम के तमाम करंट अफेयर मिल जाएंगे। एनीवेज, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग में, वो है डिटर्मिनिंग द अल्टरनेटिव्स। दिस इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देयर वुड हार्डली बी प्लान फॉर विच अल्टरनेटिव्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आपने पता तो कर लिया, आपने, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव आपका ये था कि आपने क्या करना है, 5% लिटरेसी को बढ़ाना है, 5 स्कूल्स में बढ़ाना है प्रोविंस के, और 2% आपने प्रॉफिट करना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव थी। अब ये ऑब्जेक्टिव्स कुछ और भी तो हो सकते हैं, इसको अचीव करने के कुछ और भी तो तरीके हो सकते हैं। दोज आर कॉल्ड अल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स टू इंक्रीज लिटरेसी। मैंने क्या कहा था, पिछले ऑब्जेक्टिव हमारा था 5% लिटरेसी को बढ़ाना है ना। द अल्टरनेटिव कुड बी टू ओपन न्यू स्कूल्स। आप नए स्कूल खोलो, नए स्कूल खोलने से लिटरेसी बढ़ेगी। अच्छा, टू हैव मोर शिफ्ट्स इन द एग्जिस्टिंग स्कूल। दूसरा आपको अल्टरनेटिव ये हो सकता है, भाई न्यू स्कूल बनाएंगे, बड़ा पैसा खर्च होगा, क्यों ना हम जो स्कूल हैं, जो बने हुए स्कूल हैं, उनके अंदर शिफ्ट्स 2 कर लें, सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट। अल्टरनेटिव है ना। टू आस्क द प्राइवेट सेक्टर टू ओपन स्कूल। प्राइवेट सेक्टर को बोलो नए स्कूल खोलो। इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे ना तो आपका लिटरेसी रेट इंक्रीज होगा ना। दीज आर द अल्टरनेटिव्स। इसी तरह प्लानिंग के प्रोसेस में अल्टरनेटिव्स को सामने रखें। अगर हमने ये चीज़ करनी है तो इसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, फिर उसमें चूज़ करें कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है एंड देन गो फॉर इट। द गवर्नमेंट में अडॉप्ट वन ऑफ द अल्टरनेटिव और कम्बिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो डिटर्मिनिंग द अल्टरनेटिव्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, एवेलुएटिंग द अल्टरनेटिव। जी यही, जैसे आपको मैंने कहा, आपने एवेलुएट कर लेना है कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट है, फिर आपने उसी को एवेल्यूएट करना है कि अच्छा अगर हम लोग इसको कर लें, ठीक है, तो इससे हमें क्या फ़ायदे होंगे, इससे हमें नुकसान क्या होगा। अगर आपको जो चीज़ इनमें बेहतर लगती है देन गो फॉर इट। इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पर एक बात होती है एस्टिमेशन ऑफ कास्ट। एस्टिमेशन ऑफ कास्ट, आपने ये चीज़ सबसे बड़ी जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात होती है पैसा। अगर आप नई चीज़ को खोल रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी ना। तो वो अल्टरनेटिव एवेल्यूएट करें, वो अल्टरनेटिव चूज़ करें जिसकी एस्टिमेशन कॉस्ट सबसे कम हो, ठीक है। आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें, बहुत आसान अल्फाज में लिखा हुआ, आपको समझ आ जाए। उसके बाद सेलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव। At the point of the decision has to be taken to adopt an alternative from the various alternatives. The choice could be to pick one or more than one alternatives depending on the emphasis on objectives to be achieved and the cost. ये पिछले के साथ थोड़ा सा रिलेटेड ही है। आपने तमाम अल्टरनेटिव्स में कोशिश करें कि select only one alternative from all of them which should be the best of among all the alternatives, ठीक है। आपने जब ये सारी चीज़ें कर ली, अब आपने क्या करना है, प्लान को इम्प्लीमेंट करने की तरफ आप जाएंगे। ऐसे नहीं करना है कि आपने आज तैयारी कर ली, मैंने सिलेबस बना लिया, आज मैं 4 घंटे नहीं, मैं आज जनाब 16 घंटे CSS की तैयारी करूँगा और मैं स्टडी करूँगा, बस धड़ाधड़ शुरू हो गए। ऐसा नहीं करना। प्लान बनाएं, प्लानिंग करें, आज से प्लानिंग करें, ठीक है। आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करना है, कैसे करना है। सर नई वीडियोज़ बड़े लेट चढ़ाते हैं, बीच में मैं क्या करूँ। ये सारी की सारी अल्टरनेटिव्स हैं, इनके अंदर फिर जाएं। अगर वीडियोस लेट चढ़ती हैं तो मैं उसके बीच के टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करूँ, क्या अल्टरनेटिव्स हैं, व्हिच इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। अपने ऊपर अप्लाई करें ना, पेपर के लिए ना पढ़ें, ठीक है। तो आप अपने ऊपर ये प्लानिंग करें, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या करें, और फिर आप ये सोचें कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या वुड यू बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स और नॉट, ठीक है। उसके बाद रिवाइज़ करें प्लानिंग को। भाई आपने प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया, थोड़ा सा अरसा गुजर गया, अब आप अपने प्लान को रिवाइज़ करें, क्या आपको ऑब्जेक्टिव्स मिले हैं कि नहीं मिले। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिले हैं तो अपने प्लान को रिवाइज़ करें, भाई कौन सी ऐसी गलतियाँ मुझसे हो गई थी जिसकी वजह से मुझे वो मेरे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो नहीं मिले। आप रिवीजन करें, प्लान की रिवीजन करें, ठीक है। इसी तरह आपको जो है वो बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्लानिंग का चैप्टर।
टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बगैर बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आखिर में आपसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि जितना भी आपका सोशल सर्कल है दोस्तों का, जो आप CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके साथ ये लेक्चर ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। फेसबुक पे जो व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं उसे एडवर्टाइजमेंट करें, ठीक है। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे पता चलेगा कि जो मैंने जिस मकसद के लिए ये चीज़ स्टार्ट की थी वो पूरा हो रहा है, ठीक है। लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लोगों को मुझसे फ़ायदा हो रहा है। और मुझे जब कमेंट करते हैं, आप लाइक करते हैं, मुझे एक ही चीज़ मिलती है, मोटिवेशन, ठीक है। मैंने जो पढ़ाई करनी थी मैं कर चुका हूँ, मुझे जो बनना था मैं बन चुका हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को शेयर करना है ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास रहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।